हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है 12th एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज के आंसर सेशन के सेकंड पार्ट में। और आज हम लेकर आंसर आए हैं 17 नंबर क्वेश्चन से लेकर 30 नंबर तक के क्वेश्चन का आंसर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। एकदम बने रहिए वीडियो में अंत तक। और अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी करते हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, या फिर नीट की तैयारी करते हो, तो ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। आप अंत तक बने रहिएगा पूरा पेशेंस के साथ। मैं डील कर रहा हूं एक एक क्वेश्चन का। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज का सेशन 17 नंबर क्वेश्चन से। 1 से लेकर 16 तक का आंसर तो हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। ये आज 17 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, ये देखिए नीचे 4 ग्लैंड का नाम दिया गया। इसमें से कहता है कौन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है फ्रक्टोज को, और ये फ्रक्टोज क्या देता है, स्पर्म को एनर्जी देता है, साथ ही साथ उसके मूवमेंट को भी स्टिमुलेट करता है ताकि स्पर्म बहुत तेजी से कहां पहुंच जाए, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सेमिनल वेसिकल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पर्म कैसे बनता है, तो सीमेन कैसे बनता है। तो सीमेन कैसे बनता है, तो हम जानते हैं कि सीमेन 4 चीजों के मिलने से बनता है। एक होता है स्पर्म जो टेस्टिस देता है, टेस्टिस के द्वारा क्या आता है, स्पर्म। उसके बाद हमारे पास 3 प्रकार के एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। सेमिनल वेसिकल जो एक पेयर होता है वो भी अपना सिक्रीशन दिया। इनफैक्ट आपको बता दें कि पूरे सीमेन का 60 से 70% सिक्रीशन कौन देता है? सेमिनल वेसिकल देता है। 60 से 70% अकेला वो देता है। उसके बाद कुछ आता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, कुछ आता है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड से, और ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का ही दूसरा नाम क्या है बेटे? इसका ही नाम है, इसी का दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड भी है, कॉपर्स ग्लैंड भी है। और एक ग्लैंड क्या हो गया? सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। तो ये 4 चीजों के, इसका सिक्रीशन, इसका सिक्रीशन, इसका सिक्रीशन और स्पर्म, ये 4 चीज जब मिल जाता है तो क्या बनता है? सीमेन बनता है। तो प्यारे, इस सीमेन में फ्रक्टोज अवेलेबल होता है। ये फ्रक्टोज किसका भोजन है, किसका न्यूट्रिशन है? स्पर्म का। ये आता कहां से है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरी बात ये पूछ रहा है कि यूटेराइन में, यूट्रस के वॉल में माइक्रो कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप होता है। उस माइक्रो कॉन्ट्रैक्शन के कारण स्पर्म का जो स्पीड है वो काफी तेजी से बढ़ता है, और स्पर्म काफी तेजी से ऊपर की तरफ खिंचाता है फेलोपियन ट्यूब की तरह, ताकि वो तेजी से ओवम के पास पहुंच जाए। क्योंकि ओवम भी जो निकलता है, तो ओवम निकलने के बाद 24 घंटे तक लगभग वो जिंदा रहता है। तो विद इन टाइम पहुंचना होगा ना, अगर फर्टिलाइजेशन चाहते हैं तो विद इन टाइम पहुंचना पड़ेगा। तो उसमें इसकी काफी भूमिका होती है सेमिनल वेसिकल के प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? माइक्रो कॉन्ट्रैक्शन लाता है। सो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा सेमिनल वेसिकल। यही फ्रक्टोज भी दिया और यही माइक्रो कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपना एक एनवायरनमेंट भी बनाया। ठीक, थैंक यू। तो चलते हैं अगला, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, और अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस व्हिच सेल आर द फर्स्ट टू कंटेन द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब स्पर्मेटोजेनेसिस तो आप जानते ही हैं, ये क्या है? ये ये क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के दीवार पर अंदर से जो सेल होते हैं वो क्या है? वो जर्म सेल है, जिसका नाम स्पर्मेटोगोनिया है। तो आप जानते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले क्या करता है? माइटोसिस करता है, यानी प्रोलिफरेशन फेज। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने फेज होते हैं? 4 फेज होते हैं। 4 फेज में, ये 4 स्टेज में पूरा होता है। पहला होता है मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद होता है ग्रोथ, उसके बाद होता है मियोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन, एंड द लास्ट क्या होता है? डिफरेंशिएशन, जिसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो उसमें से क्या होता है? ये स्पर्मेटोगोनिया है या जर्म सेल है, ये माइटोसिस करके बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। और स्पर्मेटोगोनिया जब ग्रोथ करता है तो वो क्या करता है? वो बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? मियोसिस 1। तो ये क्या बनाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये N और N है। उसके बाद इसमें क्या होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होता है। यहाँ भी मियोसिस, यहाँ भी मियोसिस 2, और ये बनता है 2 स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड। अब हम लोग पोलैरिटी की बात करते हैं। तो ये क्या है? जर्म सेल की पोलैरिटी क्या होता है? 2n। ये डिप्लॉयड है, हम लोग सभी डिप्लॉयड है, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन डिप्लॉयड है, तो ऑफ कोर्स ये भी सब डिप्लॉयड ही होगा। उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई करके जो बनाया स्पर्मेटोगोनिया, ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाया, तो ऑफ कोर्स ये माइटोसिस से बन रहा है। और माइटोसिस में तो क्रोमोसोम की संख्या बदलता नहीं हो, तो सेम होता है। इसीलिए ये सारे स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या है? 2n है। अब क्या हुआ? ये खा पी के थोड़ा बड़ा हुआ, ग्रोथ हुआ, तो खा पी के बड़ा हुआ, तो उसके जो पोलैरिटी लेवल है वो तो उस पर असर पड़ेगा नहीं। तो यहां भी क्या हुआ? इसका नाम हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी क्या होगा? 2n ही होगा। तो ये 2n हो गया। अब इसमें क्या हो गया? अब होगा मैच्योरेशन।
मैच्योरेशन का मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 हुआ और मियोसिस 1 होने के बाद जानते हो कि क्रोमोसोम का संख्या हाफ हो जाता है, 2n से n हो गया, इसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुआ तो क्या बना, स्पर्मेटिड। और सारे स्पर्मेटिड में अब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा इसमें, हेड नेक टेल ये सब बनेगा, ठीक है ना, सब ऐसे ऐसे करके बन जाता है स्पर्म। यानी और मैच्योर स्पर्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोजोआ के नाम से जानते हैं। सो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस पूरी प्रोसेस में वह कौन स्ट्रक्चर है जो पहली बार हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम रखता है। तो भाई ये तो डिप्लॉइड था, ये डिप्लॉइड था, तो पहली बार कौन था, यही सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर which is formed during the spermatogenesis having haploid number of chromosomes. So answer will be secondary spermatocyte, answer will be C. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In which stage primary oocyte is trapped during the oogenesis in the human female? ह्यूमन फीमेल में जब oogenesis स्टार्ट होता है, जैसा कि आपको पता है, ये जब उस लड़की का जन्म भी नहीं होता है, जब लड़की माँ के कोख पे रहती है, माँ के गर्भ में रहती है, उस वक्त ही उस लड़की के ओवरी के अंदर में ओवम बनने का काम शुरुआत हो जाता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है। तो प्यारे जब oogenesis स्टार्ट होता है तो उसमें प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte वो किस स्टेज में जाके फंसता है, तो वो कहां जाके फंसता है, किस स्टेज में, तो इसका आंसर क्या होगा, डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में। सबको पता है प्यारे कि मियोसिस जो होता है, मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में फिर क्या होता है, अगर हम मियोसिस 1 की बात करेंगे तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और प्रोफेज 1 की अगर हम बात करें, अगर हम प्रोफेज 1 की बात करें तो प्रोफेज 1 5 स्टेजेज में, 5 स्टेज में पूरा होता है, 5 सब स्टेजेज में। उसका नाम क्या क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो यही डिप्लोटीन स्टेज में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में ये प्राइमरी oocyte फंसा हुआ रहता है। और ये पूरा कब होता है, ये पूरा कब होता है, तो आपके एनसीईआरटी के मुताबिक टर्शरी फॉलिकल जब बनता है, तो टर्शरी फॉलिकल जब बन जाता है उस वक्त ये पूरा हो जाता है। या कभी कभी आपका ये भी लिखा रहता है कि जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन फर्स्ट मियोसिस इज कंप्लीटेड, यानी ये जो डिप्लोटीन में फंसा हुआ है ये मियोसिस 1 पूरा हो जाता है और प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि किस स्टेज में प्राइमरी oocyte फंसा रहता है, तो बस आंसर पर चलिए, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1। ओके, द नेक्स्ट, इसका यहां पर एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लेंगे एक्सप्लेनेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज मियोसिस 1 डिवीजन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो कौन स्ट्रक्चर जो है मियोसिस 1 में जाता है, ये तो अभी बताया आपको, कौन जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाता है मियोसिस 1 में, तो बनाता है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जाता है मियोसिस 2 में, तो बनाता है 2 स्पर्मेटिड्स। ओके, तो प्यारे इसका आंसर क्या होगा कि कौन जाता है मियोसिस 1 में, तो आंसर होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या आंसर होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए आंसर दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मोरूला के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21, मोरूला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज। डेवलपमेंटल स्टेज में मोरूला का क्या स्थान है, कहां पर आता है, चॉइस दिया है, बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड द गैस्ट्रोला, आफ्टर इम्प्लांटेशन, बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड द पार्चुरेशन। तो प्यारे इसका जो आंसर होगा ए। कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि मान लो ये स्पर्म है, ये ओवम है, दोनों की मुलाकात हुई, दोनों आपस में क्या किया, फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जाइगोट बन चुका। जाइगोट क्या होगा, 2n, क्योंकि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, बोथ आर हैप्लॉइड, दोनों मिला तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट क्या होगा, जाइगोट में 2 सेट क्रोमोसोम होगा, ये जाइगोट हो गया। जाइगोट बनने के 24 घंटे से 30 घंटे के बाद क्या शुरू होता है, क्लीवेज। क्लीवेज क्या है, इट इज द सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन सीरीज में होते रहता है, इसको बोलते हैं क्लीवेज। यानी ये टूटेगा, ये जाइगोट जब टूटेगा,
जब पहला माइटोसिस डिवीजन होगा तो इसमें 2 सेल वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको बोलेंगे टू ब्लास्टोमियर वाला स्टेज, टू ब्लास्टोमियर वाला स्टेज। उसके बाद तो यहाँ पर सेल नहीं बोल के इसको ब्लास्टोमियर बोलिए, एक जायगोट 2 ब्लास्टोमियर वाला स्टेज बदल गया। उसके बाद ये भी 2n, ये भी 2n, अब ये इसमें होगा माइटोसिस फर्दर, तो इस माइटोसिस का लाभ ये भी उठाएगा, ये भी उठाएगा, ये भी 2 भाग में, ये भी 2 भाग में, यानी 4 स्टेज वाला। इस तरीके से करते करते आगे बढ़ता है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 आगे बढ़ता जाता है। तो प्यारे ये जो मोरुला होता है ये 8 से 16 सेल वाले स्टेज को, 8 यानी 8 to 16 सेल्ड स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। तो ये मोरुला कब बनेगा, तो जायगोट और ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में कहा जाता है लगभग ये 64 सेल वाला, 64 सेल्ड स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और मोरुला है 8 से 16 सेल वाला। तो ऑफ कोर्स क्या होगा, जायगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच वाला स्टेज होगा, उसी में ये गिनती आएगा, क्योंकि ये 8 से 16 वाला है, ये तो होगा नहीं। ब्लास्टोसिस्ट गेस्ट्रा ये तो और आगे हो जाता है, इसमें तो बहुत सारे सेल बन जाते हैं। ये तो बिल्कुल आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कब हो जाता है, तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही, 64 सेल वाला स्टेज में ही क्या हो जाता है, यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस का जो अंदर का लेयर एंडोमेट्रियम है, उसमें जाकर के वो इम्बेडेड धंस जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन तो 64 सेल वाले स्टेज में ही हो जाता है। तो ये तो इसके बाद का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। और ये तो और भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया कि इम्प्लांटेशन और पार्चुरेशन जन्म लेने के बाद। तो भाई इसका आंसर पूरा झकास आंसर है कि जायगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच का स्टेज है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भास डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज। कहना क्या चाह रहा है, कहना यह चाह रहा है कि जैसा कि आपको पता है कि मान लो कि ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये क्या है, ये जानते हैं, ये है इसका नाम यूरेथ्रा। ये क्या है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद देखिए यहां पर होता है, यहां पर अगर हम ऐसे बनावे तो प्यारे यहीं पर क्या है, टेस्टिस, और टेस्टिस के ऊपर देखिए यहां पर क्या है, टेस्टिस, और टेस्टिस के ऊपर क्या है, ये एपिडिडाइमिस, और एपिडाइमिस जहां से समाप्त होता है वहां से क्या शुरू होता है, जल्दी बोलिए, वहां से ये इसको थोड़ा और क्लियर कट बनाइए। ये जुबर्नाकुलम है, जुबर्नाकुलम है, ये स्क्रोटम है, और यहां पर क्या होता है प्यारे, यहां होता है, देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस जहां से समाप्त हुआ प्यारे वहां से शुरू हो गया, देखिए ये क्या बन गया, ये बोलिए, इसका नाम है भास डिफरेंस। ये भास डिफरेंस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। मान लो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, यहां पर समझाने के लिए बता रहा हूं प्यारे, होता क्या है कि ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करते जाता है पीछे, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करते हुए भास डिफरेंस जाता है पीछे, और पीछे जाने के बाद इसकी मुलाकात किससे होती है, इसकी मुलाकात होती है सेमिनल वेसिकल से। सेमिनल वेसिकल से एक यहां भी है पीछे में, एक यहां भी है पीछे में। तो देखो इसको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया, यहां आया, देखो ये आ रहा है, ये भास डिफरेंस है, और यहीं पर क्या है, देखो ये है सेमिनल वेसिकल्स, और ये सेमिनल वेसिकल्स का डक्ट है, ये सेमिनल वेसिकल का डक्ट है। उसके बाद इधर से जो आया ग्रीन वाला, उसका नाम क्या है, भास डिफरेंस। ये दोनों मिल गया, देखो दोनों मिल गया। अब दोनों मिलने के बाद इसको अब हम बना देते हैं ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू। अब ये जो ब्लू वाला बना प्यारे, इसी का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। यानी इजैकुलेटरी डक्ट किससे बना, तो इधर से भास डिफरेंस आया, तो भास डिफरेंस का डक्ट और सेमिनल वेसिकल का डक्ट दोनों हाथ मिलाया, दोनों मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाया, जिस कॉमन डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। और ये डक्ट कहां जाके, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड को पेनिट्रेट करते हुए, प्रोस्टेट ग्लैंड को चीरते हुए बीचों बीच पेनिट्रेट करते हुए और गया, और कहां मिल गया, यूरेथ्रा में। और जैसा कि आप लोग को पता है, यूरेथ्रा का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं। जो पेनिस से क्रॉस करता है उसको पेनाइल यूरेथ्रा, जो प्रोस्टेट से गुजरता है उसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो डायरेक्ट ये कहां से आया, देखिए ये जो आ रहा है इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। आया आया आया, प्रोस्टेट को चीरते हुए आया, और कहां जाके मिल गया, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। साथियों इसका नाम क्या है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और यहां जाके मिल गया। क्वेश्चन क्या कहता है, भास डिफरेंस, तो भास डिफरेंस रिसीव्स प्राप्त करता है किस डक्ट को, तो सेमिनल वेसिकल के डक्ट को प्राप्त किया, दोनों मिल गया।
और ओपन्स इनटू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में जाके खुल गया। क्या बन के खुला? यूरेथ्रा में क्या बन के खुला? तो आंसर है ये बन के खुला, इसका नाम है एजेकुलेटरी डक्ट। क्या बन के खुला? तो उसका नाम है एजेकुलेटरी डक्ट। तो सेमिनल वेसिकल का डक्ट और भास निमिष दोनों मिलेगा तो एक कॉमन डक्ट बनेगा जिसका नाम होगा एजेकुलेटरी डक्ट, और वो यहां जाके खुलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 23rd नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होते हैं। 4 फेज क्या अगर आप जानेंगे, पहला फेज होता है मेंस, उसके बाद होता है प्रोलिफरेटिव फेज, उसके बाद होता है ओव्यूलेशन, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है? सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज का नाम क्या है? लुटियल फेज। तो बात हो रही है इसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? तो मेंस चलता है 3 से 5 दिन, शुरुआती का 3 से 5 दिन। जो वेजाइना से ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग क्यों होता है उसे समझ ही रहे हैं। ब्लीडिंग इसीलिए होता है कि एंडोमेट्रियम लेयर जो टूटता है, एंडोमेट्रियम लेयर टूटता है, और एंडोमेट्रियम लेयर के टूटने से उसके नीचे का जो ब्लड वेसल्स है वो भी ब्रेक डाउन करता है, वो भी टूटता है, और उससे ब्लीडिंग होता है। तो जो वेजाइना से ब्लीडिंग आ रहा है उसमें सब रहता है, वही सब टूटा हुआ यानी ब्रोकन इंडोमेट्रियल टिश्यूज और ब्लड सब आता है, पास करता है 3 से 5 दिन तक पास करता है ब्लड वेजाइना से। और इस फेज को क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन या मेंस कहते हैं। एंड आफ्टर दैट जो एंडोमेट्रियम का जो रूट बच जाता है, रूट, एंडोमेट्रियम तो पूरा टूटता नहीं है, थोड़ा रूट तो बच ही जाता है। जो एंडोमेट्रियल टिश्यू बचे हुए हैं उसमें क्या होता है? प्रोलिफरेशन यानी माइटोसिस होता है, और माइटोसिस करके बहुत सारे सेल नए नए सेल बनाते हैं, और तब जाके एंडोमेट्रियम का रिपेयर होता है। तो इस रिपेयर के रिस्पॉन्सिबल कौन है? एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके रिपेयर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो प्यारे आज क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि फॉलिकुलर फेज में, फॉलिकुलर फेज का ही नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। तो कहता है इसमें होता क्या है? तो कहता है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। यस, यही तो होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ही तो होता है, काम यही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू द एंड। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत होता है तो शुरुआत से लेकर यानी बिगिनिंग से लेकर एंड तक, समाप्ति तक, फिनिश तक कैसे कैसे हार्मोन्स निकलते हैं उसके सीक्वेंस को बताइए। तो इसका सीक्वेंस तो क्लियर है प्यारे। आप जानते हो कि इस नाड़ी में क्या निकलता है? एफएसएच निकलेगा। ठीक है, जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत होता है यानी जब से पहला मेनार्की होता है उसके बाद से सिनेरियो क्या चेंज होता है? तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है? एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन वहां से चलकर कहां तक? गोनैड में। गोनैड किसको कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी ओवरी में आता है। ओवरी गोनैड है फीमेल का, उसमें आता है। और उसके आने के बाद जैसे ही एफएसएच आता है, ये क्या है? ये क्या है? ये ओवरी है। और ओवरी में क्या होते हैं? 60,000 से 80,000 लगभग। जब वो लड़की 13 से 14 साल की हो जाती है, प्यूबर्टी एज में आ जाती है, तो उस समय अगर उस ओवरी में देखिएगा, ईच ओवरी में, तो कितने प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं? लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ईच ओवरी में होते हैं। और उस प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल देखो ये है, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये है प्राइमरी फॉलिकल, ये है प्राइमरी फॉलिकल। एफएसएच आता है कहां से? पिट्यूटरी से। और एफएसएच आता है इस 60,000 से 80,000 में से किसी एक को बुलाता है हर साइकिल में, एक को बुलाता है, वेलकम करता, आओ आओ मेरा नाम एफएसएच है, आइए आइए, और मैं सबको अब क्या करूंगा? मैच्योर करूंगा। तो आया एक प्राइमरी फॉलिकल यहां आता है एफएसएच के बुलाने पर, और उस प्राइमरी फॉलिकल को क्या बना दिया? सेकेंडरी फॉलिकल। फिर उसको और मैच्योर करके बना दिया टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल को और मैच्योर करके क्या बना दिया? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल कहे तो मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। और यहां तक का काम किसका था? एफएसएच का। एफएसएच ने अपना काम निभाया और चला गया। यानी प्राइमरी फॉलिकल को बुलाकर सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शियरी, टर्शियरी को क्या बना दिया? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल कहे तो मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। नाउ इट्स टाइम टू एलएच। नाउ एलएच कम्स। एलएच आता, पिट्यूटरी से एलएच की बारी आ गई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, और एलएच के आने से ये क्या कर जाता है? ये बस्ट कर जाता है, फट जाता है, फट जाता है। और फटने के बाद इसके अंदर से क्या निकल जाता है? सेकेंडरी oocyte, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ओवम बोलते हैं, कि 14वां दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वां दिन एलएच सर्ज होता है, एलएच का मात्रा बढ़ता है, और प्यारे उसके कारण क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल बस्ट कर जाता है और उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। तो प्यारे ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एलएच सर्ज। तो एलएच सर्ज हो गया, लेकिन जो ये
जो ग्राफेन फॉलिकल फट गया, बस्ट कर गया, ये फटा हुआ ग्राफेन फॉलिकल अपने आप को रीअरेंज करता है। फटा हुआ ग्राफेन फॉलिकल एलएच के प्रेजेंस में, एलएच के देखरेख में अपने आप को रीअरेंज करता है, और रीअरेंज करने के बाद क्या बनाता है? ये बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का रंग कैसा होता है? येलो कलर का। ल्यूटियम में क्या होता है? ल्यूटिन, यानी येलो कलर का। इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम को हम लोग येलो बॉडी भी कहते हैं। येलो कलर का होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है किसके देखरेख में? तो एलएच के कारण, फटा भी एलएच के कारण ग्राफेन फॉलिकल, और फटा हुआ ग्राफेन फॉलिकल अपने आप को रीअरेंज करके कॉर्पस ल्यूटियम बनाया किसके कारण? एलएच के कारण। और जब तक एलएच है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम अपने अंदर से क्या निकालते रहता है? प्रोजेस्टेरॉन। जब तक कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा है तब तक वो क्या करता है? अपने अंदर से क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को थाम के रखता है, एंडोमेट्रियम को थाम के रखता है। तो प्यारे, ये है सिनेरियो। तो इसका मतलब है सबसे पहले क्या आएगा? एफएसएच। एफएसएच आया तो फॉलिकल जवान हुआ, और ये मैच्योरिंग, जो मैच्योर हो रहा है फॉलिकल, उसी के फॉलिकुलर सेल से, उसके सिपाहियों से, जो फॉलिकुलर सेल है छोटे छोटे, जिसका नाम ग्रेनुलोसा सेल्स भी है, उसी से क्या निकलता है? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जब निकलता है तो प्यारे, ये कहाँ गया? ये जब एस्ट्रोजन निकलता है तो एस्ट्रोजन के कारण ही एलएच सर्ज होता है, पॉजिटिव फीडबैक जाता है ब्रेन पर, और एलएच काफी मात्रा में निकलता है। और एलएच के निकलने के कारण क्या होता है? वो फटता है। इसके फटने के बाद ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और उससे क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन। सो द सिनेरियो कैसा होगा? पहले एफएसएच आया, फॉलिकल को जवान किया, फॉलिकल जवान हो रहे जो होता है उससे क्या निकलता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के कारण पॉजिटिव फीडबैक जाता है, और ब्रेन क्या बनाता है? एलएच। एलएच के कारण क्या बना? कॉर्पस ल्यूटियम बना, और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकला? प्रोजेस्टेरॉन निकला। तो सिनेरियो यही है, सीरीज यही होगा कि ऐसा ही होगा। यानी ये जो आप पूछना चाह रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर फिनिश तक क्या होगा, व्हाट विल बी द सिनेरियो ऑफ द हार्मोन, पोजीशन क्या होगा हार्मोन का। सो दिस विल बी द आंसर, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। Which of the following hormone is not secreted by the human placenta? ह्यूमन प्लासेंटा के द्वारा कौन हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है? तो भाई ये तो क्लियर है, ह्यूमन प्लासेंटा से क्या क्या निकलता है? एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एचपीएल, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। बट ये नहीं निकलता है, ये तो पिट्यूटरी का हार्मोन है, ये तो पिट्यूटरी का है। ठीक है, ये अलग बात है कि एससीजी एलएच के जैसा काम करता है, वो अलग चीज है। बट एलएच इनफैक्ट जो एलएच है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये तो पिट्यूटरी से निकलता है, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से निकलता है। सो आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी एलएच। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एस्पर्म्स फ्रॉम। व्हाट इज द एस्पर्मिएशन? एस्पर्मिएशन क्या है प्यारे? 3 टर्म है, 3 टर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। एक टर्म है एस्पर्मेटोजेनेसिस, एस्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? दूसरा है एस्पर्मियोजेनेसिस क्या है? और एक तीसरा टर्म है एस्पर्मिएशन क्या है? इस तीनों शब्द को, तीनों टर्म को समझो। एक बार नीट में आया हुआ भी है, 23 या 24 में ये क्वेश्चन आया था, तीनों टर्म एक ही साथ आ गया था। समझिए ये क्या है? ये तो सिंपल वर्ड है, एस्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, यानी बनना, और एस्पर्मेटो, स्पर्म का बनना। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। और एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि द स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीटेड इनटू द 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप में पूरा होता है। कौन कौन बेटा? प्रोलिफरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरेशन, और तीसरा होता है क्या चीज? स्पर्मियोजेनेसिस, यानी डिफरेंशिएशन। स्पर्मेटिड क्या बन गया? स्पर्मेटिड क्या बन गया? मैच्योर स्पर्म, यानी स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस का नाम क्या था? लास्ट प्रोसेस का नाम क्या था? डिफरेंशिएशन या स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना इज कॉल्ड स्पर्मोजेनेसिस। इसका मतलब है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? इट इज द स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का यह एक स्टेप है और लास्ट स्टेप है, इसी का नाम डिफरेंशिएशन भी है। अब चलो, ये क्या है? स्पर्मिएशन क्या है? जैसा कि हमने बताया था कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के दीवार पर क्या है? ये जर्म सेल्स हैं, बीच बीच में क्या है? ये सर्टोली सेल्स हैं। ये जर्म सेल्स,
सर्टोली सेल्स, जर्म सेल्स, सर्टोली सेल। ये जो लंबे लंबे जो है इसका नाम सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल का नाम नर्स सेल भी है, सस्टेंटाकुलर सेल भी है। तो प्यारे इस जर्म सेल से क्या बनता है? स्पर्म, यानी स्पर्मेटोजोआ जर्म सेल से बन गया। लेकिन जन्म दिया जर्म सेल ने, लेकिन इसका भरण पोषण, खाने पीने की जो इस क्या खाएगा, कैसे रहेगा, इसका पूरा देखभाल कौन करता है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल बुलाता है, आओ बच्चों आओ, आओ स्पर्म आओ और हमारे बॉडी के कतरे कतरे को खा जाओ, आओ। और देखो कैसे स्पर्म आया और अपना सब अपना अपना मुंह जो है इसमें धंसा दिया। ऐसे ऐसे सारे सर्टोली सेल में स्पर्मेटोजोआ आता है। और जैसे होता है ना गांव घर में मालजाल जो नादी में खाता है, एक नादी लगा रहता है, नादी में अपना भूसा वूसा डाल दिया और उसमें 8 से 10 भैंस या गाय वगैरह ऐसे मुंह करके खाते रहती है। लाइक दैट वैसा ही लगता है ये नादी है, इस नादी में ढेर सारे स्पर्म अपना खाना खा रहे हैं। कुछ देर के बाद सर्टोली सेल को गुस्सा आता है, सर्टोली सेल डांटता है, अरे भाइयों कितना देर तक खाते रहोगे, तुम लोग हटो, तुम लोग हटो, नया नया स्पर्म आ रहा, उसको भी खाने का मौका दो यारों। तो सोचता है कि इसको सिर्फ हटा देने से काम नहीं चलेगा, यहां से भागाओ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भागाओ, आगे रेटी टेस्टिस की तरफ आगे बढ़ो, भास फ्रेंसिया की तरफ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में नहीं रहना, एक बार खा लिया तो आगे बढ़ो। तो यहां से रिलीज कीजिए ताकि दूसरे दूसरे स्पर्म को भी मौका मिलेगा खाना खाने का। तो इसको रिलीज करना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकाल देना, आगे की तरफ रास्ता दिखा देना, इसी को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो क्या है? स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सीधा सीधी आंसर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटोजोआ को बाहर का रास्ता दिखा देना, रिलीज कर देना, इसी क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, which of the following layer in an antral follicle is acellular? वही एंट्रल फॉलिक्यूल कहते क्या? जैसा कि आपने देखा टर्शियरी फॉलिक्यूल, टर्शियरी फॉलिक्यूल के बाद बनता है ग्राफिन फॉलिक्यूल, और ग्राफिन फॉलिक्यूल में भी और टर्शियरी दोनों फॉलिक्यूल में एंट्रम तो बना हुआ ही रहता है। इनफैक्ट कहता भी है कि टर्शियरी फॉलिक्यूल में ही क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मियोसिस 1 जो प्राइमरी oocyte का वो पूरा हो जाता है, और पूरा हो जाता है और जैसे प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट करता है आफ्टर फिनिशिंग द मियोसिस 1, तो क्या होता है? सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर बन जाता है केमिकल से, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कि सेकेंडरी oocyte है, महारानी है, रानी है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। जबकि बाहर से पहरेदार सब है, बाहर से पहरेदार है, फॉलिकुलर सेल सब बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी कहा एक एक्स्ट्रा इसको एक रक्षा दे दिया जाए। इसके लिए एक केमिकल का बना हुआ एक लेयर बन जाता है जिसका नाम है ज़ोना पेलुसिडा। तो ज़ोना पेलुसिडा जो लेयर बनता है उस लेयर में कोई भी उसमें सेल्स नहीं है, ये कैसा होता है? असेलुलर लेयर है, असेलुलर लेयर। तो ज़ोना पेलुसिडा जैसे मान लो ये सेकेंडरी oocyte है, उसका ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ये मियोसिस 2 में फंसा हुआ है, मियोसिस 2 के मेटाफेज में, और ये क्या है? देखो ये क्या है? इसका नाम है ज़ोना पेलुसिडा। ये ज़ोना पेलुसिडा बन जाता है और यहाँ पर क्या होता है? 2 पोलर बॉडी होते हैं तो प्यारे, और उसके बाहर ये सब अपना फिर आगे का ये सब जो है ये क्या है? एंट्रल फ्लूइड है, एंट्रम एंट्रल फ्लूइड है। उसके बाद ये सारे फॉलिकुलर सेल्स वगैरह होते हैं, ये पूरे फॉलिकुलर सेल्स वगैरह होते हैं, सारे फॉलिकुलर सेल्स वगैरह होते हैं। और उसके बाद फॉलिकुलर सेल्स के बाद यहाँ पर क्या होता है? थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना सब होता है। अगर मैं ग्राफियन फॉलिक्यूल की बात करूं तो प्यारे यानी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ये क्या है? Which of the following layer in antral fluid is acellular? यानी इस एंट्रल फॉलिक्यूल में असेलुलर लेयर क्या है? तो भाई ये है, ये जो देख रहे हैं हरा वाला, इस हरे वाला का नाम क्या है? ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा नाम है, और इसमें कोई सेल नहीं होता, ये प्योर केमिकल का बना होता है, और इसके सुरक्षा के लिए बना सेकेंडरी oocyte जो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में फंसा हुआ, उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया। सो आंसर विल बी ज़ोना पेलुसिडा, आंसर विल बी ज़ोना पेलुसिडा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormone level will cause release of ovum? कौन हार्मोन जो है ओभम को रिलीज करेगा, ग्राफियन फॉलिक्यूल को फाड़ेगा, बस्ट कराएगा, बस्टिंग होगा और उसके बाद ओभम निकलेगा। अब जो है इसका चॉइस देखिए, चॉइस देखने के बाद मैक्सिमम लोग सिर्फ यही ढूंढ रहे हैं
कि LH सर्ज किधर लिखा हुआ है, या मैक्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH कहां लिखा हुआ है, या LH सर्ज, सर्ज मतलब होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज्यादा, वेरी हाई, वो कहां है भाई, कहीं लिखा हुआ है ही नहीं। LH सर्ज कहीं लिखा हुआ है नहीं, बदले में लिखा हुआ LH कम ही है। तो भैया इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर आपके सामने है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। एक्चुअली होता क्या, मैंने आपको अभी भी बताया था एक पिछले क्वेश्चन में, कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो ओवरी के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, हार्मोन का इवेंट्स क्या होता है। पहले FSH आया, FSH आने के बाद फॉलिकल जवान होते हैं, फॉलिकल मैच्योर होते हैं, फॉलिकल मैच्योर होने से क्या निकलता है, उससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, और इस एस्ट्रोजन हार्मोन का असर क्या पड़ता है, पॉजिटिव फीडबैक के कारण LH ज्यादा निकलता है, और H ज्यादा निकलता है तो क्या हो गया, वो जो ग्राफिन फॉलिकल है वो बस्ट कर गया तो निकल गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर LH सर्ज नहीं है तो क्या हुआ, ये दिया हुआ है ना, एस्ट्रोजन हाई लेवल होगा, ये हाई होगा तो LH सर्ज होगा, और इसके जस्ट बाद LH सर्ज हो ही जाता है, और होता है तो उसके बाद तो भाई ओवुलेशन हो जाता है। तो आंसर इसमें क्या ढूंढना है, अगर LH सर्ज नहीं दिया है तो आंसर ये ढूंढना है हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है कि नहीं है, तो इसका आंसर ये हो गया। अगला चलते हैं प्यारे, 29th, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। आप oogenesis लिख दिया तो यह लिखना जरूरी नहीं है कि इन द फीमेल, ये इट्स क्लियर कि ये क्वेश्चन जो है फीमेल के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन जैसे मर्दों में क्या होता है, मेल में क्या होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्यक्रम कब स्टार्ट होता है, जब मेल का जो सेक्स ऑर्गन है सेक्सुअली मैच्योर कर जाते हैं 14 से 15 साल की उम्र में, जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी आने का मतलब ये हो गया सेक्स ऑर्गन्स बिकम मैच्योर, वो मैच्योर हो जाते हैं, और उसके बाद तुरंत उसके बाद क्या शुरू होता है, हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से FSH निकलना शुरू हो जाता है, और FSH हमारे गोनेड्स में आते हैं, फिर आगे की क्रियाकलाप होता है। तो उसी प्रकार फीमेल में कहता है oogenesis कब स्टार्ट होता है, हम लोग में कब स्टार्ट हुआ, 14 से 15 साल की उम्र हुआ तब जाके स्टार्ट हुआ, लेकिन फीमेल में कब स्टार्ट होता है, तो फीमेल में उस फीमेल के जन्म से पहले, वो फीमेल का जन्म भी नहीं हुआ, वो फीमेल माँ के गर्भ में ही बैठी हुई है, सोई हुई है माँ के गर्भ में, उसका जन्म भी नहीं हुआ, उसी समय से उसके ओवरी में oogenesis का काम स्टार्ट हो जाता है। बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो प्यारे, एट व्हिच स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस स्टार्ट, तो आंसर क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, जब वो माँ के गर्भ में एम्ब्रियो थी, डेवलप कर रहा था, बेबी बन रही थी, ओवरी बन गया था, जब ओवरी बन गया था और जैसे ही ओवरी बना बस ये कार्यक्रम शुरू, उगोनिया बना, उगोनिया में माइटोसिस हुआ, ढेर सारे उगोनिया बना, उगोनिया खा पी के बड़ा हुआ, नाम हुआ प्राइमरी oocyte बना, तो प्राइमरी oocyte मियोसिस से स्टार्ट कर दिया, मियोसिस 1 के डिप्लोटिन स्टेज में फंसा हुआ है, और फंसा हुआ अब उसको सब पहरेदार घेर लिया, सारे ऐसे जितने प्राइमरी oocyte हैं जो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में फंसा हुआ है, उस सबको कौन घेर लिया, छोटे छोटे सेल्स घेर लिया, उस सेल का नाम क्या, फॉलिकुलर सेल, और जब घेर लेता है तो उसका नाम है प्राइमरी oocyte। जब एक लेयर में उसको घेर ले तो प्राइमरी फॉलिकल नाम हो जाता है। जब प्राइमरी oocyte को एक लेयर में फॉलिकुलर सेल घेर ले तो इस स्ट्रक्चर का नाम है प्राइमरी फॉलिकल, और ऐसे से लगभग लाख में होता है, फ्यू लैक्स, 2 लाख 3 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स इस ओवरी में और उस ओवरी में होता है। जब लड़की का जन्म होता है, जिस दिन जन्म होता है उस बच्ची का, उस वक्त जाके गिनती कीजिए फ्यू लैक्स प्राइमरी फॉलिकल इस ओवरी में और फ्यू लैक्स प्राइमरी इस ओवरी में। लेकिन जब लड़की बड़ी होना शुरू हो जाती है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र, उसका उम्र जब बढ़ते जाता है तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स में से बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट करते हैं, मरते रहते हैं, और 13-14 साल की अवस्था आते आते जब प्यूबर्टी में जब लड़की आती है तो पता चलता है कि दोनों ओवरी में, पर हर ओवरी में कितना बचा, जहां लाख 2 लाख था, आज उस हर ओवरी में 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल बचा है। आखिर ये प्राइमरी फॉलिकल कहाँ गया, क्या हुआ, कहाँ गायब हो गया, ये मरते रहता है, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया, मरते रहता है प्राइमरी फॉलिकल्स। ओके, तो प्यारे इसका जो आंसर होगा, यानी वो लड़की माँ के गर्भ में ही रहती है, यानी इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में ही लड़की का जन्म भी नहीं हुआ, और जब ओवरी बन जाता है उसी वक्त से ये काम शुरू हो जाता है। तो बड़ा मिरेकल है, बहुत अजूबा बात है भाई। और ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ध्यान से सुनिएगा। Which of the following hormone is responsible for milk ejection reflex and the fetal ejection reflex? बहुत आसान, बना हुआ दूध को निकालने का, दूध को आगे बढ़ाने का काम, यानी ब्रेस्ट से दूध निकालने का काम, इजेक्ट करने का काम को दूध बनाता कोई और है,
प्रोलैक्टिन दूध बनाता कोई और है, ब्रेस्ट में प्रोलैक्टिन बनाता है, लेकिन बना हुआ दूध को आगे बढ़ाते 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 फिर जमा करता, फिर बच्चों के मुंह में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो इसका काम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? बने हुए हार्मोन को इजेक्ट करने का काम करता है। सो इसका नाम ही पड़ गया मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। और जब बच्चा माँ के गर्भ में, यूट्रस में, जब बच्चे 9 महीने के हो जाते हैं, फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं फिटस, तब इसको अब बाहर निकलना होता है। तो यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। कॉन्ट्रैक्ट करा करके उसको बोलते लेबर पेन, और बच्चे को फिर बाहर यानी उसको डिलीवरी करवाता है। तो प्यारे, बच्चे को डिलीवरी करवाना यानी बच्चे को इजेक्ट करना और दूध को भी ब्रेस्ट से इजेक्ट करना, दोनों निकालने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन को इमोशनल हार्मोन भी कहते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जब बच्चे बहुत दूर बैठे रहते हैं, बच्चे रो रहे होते हैं, माँ कुछ काम कर रही होती है, और बच्चे का जब वो रोना सुनती है, उससे भी वो काफ़ी भावुक हो जाती है, और उससे भी एक सेंसेशन जाता है कहाँ पर? ब्रेन में। और ब्रेन आदेश देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, क्या देख रहे हो, जल्दी ऑक्सीटोसिन निकालो। और ऑक्सीटोसिन वहाँ से चलता है और आता है ब्रेस्ट पर, तुरंत मायोइथिलियल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करवा करके और दूध को आगे बढ़ाकर ब्रेस्ट से बाहर निकालने का काम करता है। तो प्यारे, इसीलिए दूध, बच्चा मुंह नहीं भी लगाया माँ के ब्रेस्ट में तो भी दूध ब्रेस्ट से बाहर निकल जाता है। एक इमोशन, एक भावना है, बच्चों से प्रति एक ममता है, प्यार है, इसीलिए इस हार्मोन को इमोशनल हार्मोन भी कहते हैं। तो प्यारे, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, और इसका एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, आप देख लेंगे। और इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। प्यारे, मैं फिर लेकर आऊँगा 31 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन का जवाब मैं फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, सब्बा खैर।